आज हम लोगों को बुकलेट डिस्कस करना था, है ना? यस सर। वेक्टर 6। तो बुकलेट कर लिया पूरा तुम लोगों ने? हाँ सर। यस यस सर। सारे असाइनमेंट्स भी हो गए? यस सर। यस सर। बुकलेट में कितने क्वेश्चन है मोस्टली डिस्कस करने को? सर, एक डीपीटी भी डिस्कस नहीं की थी। डीपीटी तो कर दिया होगा ना सर? नहीं सर, एक बची थी। सही है। एक बचा हुआ है। कितने क्वेश्चन है उसमें? मैं पूछ रहा हूँ बुकलेट में कितने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, मोटा मोटा बताओ, मतलब इन जनरल। सर 25 नहीं सर, सॉरी 30-35 आराम से रहेंगे अरे बाप रे! सर। लेकिन इस बहुत सारे टफ नहीं थे, ज्यादातर तो इजी थे। यस सर, वही हो गए थे सारे। नहीं, कितने पूछने हैं मैं बोल रहा हूँ। पूछने में तो सिर्फ एक दो ही है मुझे। अच्छा, एक दो ही है ना? ठीक है। नहीं मैम, मेरे मेरे बोलने का पर्पस ये है ना, मतलब कि ज्यादा डाउट पूछोगे तो क्या है, मैं डाउट ही बताता रहूंगा? नहीं तो कुछ अच्छे अच्छे कुछ ये चैप्टर हो तो गया है तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कुछ नई नई चीजें, क्योंकि खत्म तो कुछ होता नहीं है। हर चीजों में कितना भी कर सकते हैं किसी भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे, तो कुछ मैं कराता रहूंगा इसके लिए। चलो कुछ कुछ मैं पहले थोड़ा अपने साइड से बता देता हूँ, फिर बुकलेट पे आते हैं। कुछ थोड़ी ठीक ठाक चीजें बता देता हूँ। सर मैं एक बार लास्ट टू लास्ट क्लास में हम जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो एक डाउट पूछ सकती थी क्या? क्या कर सकते हैं? आपने हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट का क्लास कर रहे थे उसमें एक क्वेश्चन था तो उससे एक डाउट पूछ सकती क्या? पूछो। सम था कि ए एंड A2 आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स। तो ये नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स का क्या है? आपको अच्छा, ये क्वेश्चन में क्या कंट्रीब्यूट करता है? कोलिनियर का क्या मतलब होता है? फिजिक्स छोड़ो, एक ही कॉमर्स। लाइन पे 180 फॉर्म करता है। कोलिनियर मतलब सेम लाइन पे, हाँ। है ना? तो नॉन कोलिनियर मतलब सेम लाइन पे नहीं है। यस सर। बस इतना ही मतलब है। पर यहाँ क्वेश्चन में इसने क्या कंट्रीब्यूट किया लाइक मैथमेटिकली? क्वेश्चन में अब आगे क्या है मुझे नहीं पता, आपने तो एक लाइन बताया, नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर। तो फिर लिखा है कि मॉड A1 माइनस A2 इज √3 फाइंड A1 माइनस A2 प्रोडक्ट 2A प्लस 2A2। तो क्वेश्चन में इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिट वेक्टर है मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, यस सर। और अगर ये कोलिनियर होता तो ऐसे सोचो कि एक आई कैप होता तो दूसरा भी यूनिट वेक्टर ही है, तो आई कैप ही होता या माइनस आई कैप होता, यस सर। तो उसका प्रोडक्ट लेने पर जीरो हो जाता ना, I1 A1 हाँ माइनस सर। A2। तो वो नहीं हाँ होगा। सर। ओके सर। चलो देखो, हाउ टू फाइंड component of a vector A along another vector B। अगर बुकलेट सॉल्व किए होगे तो कहीं कहीं हो सकता है एक आध जगह या नहीं भी तुम्हें मिला होगा कि एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग निकालने को मिला है। हाँ सर, सेकंड एक्सरसाइज का फोर्थ यस सम था सर। वो। सब वैसे कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है। सपोज ये एक वेक्टर ए है और मुझे इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी ढूंढना है। ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। तो कॉमन सेंस देखो,
वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग जो कुछ भी होगा उसका मैग्नीट्यूड इस रेड लाइन के बराबर होगा। यस यस सर। ठीक है, और उसका डायरेक्शन बी के अलोंग होगा। यस अच्छा, तो मैं अगर ऐसा लिखूं, कंपोनेंट ऑफ ए along B, तो ये हो जाएगा OM वेक्टर हो जाएगा। OM वेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा OM का लेंथ हो जाएगा मॉड A cos थीटा। यस सर। तो मॉड A cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय किधर है, B के अलोंग है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग भी ऐसा लिख सकते हैं। यस सो मॉड A cos थीटा यूनिट वेक्टर अलोंग B को वेक्टर B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, होल मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर बी, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। यस तो ये फाइनली हो गया ए डॉट बी इंटू वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड बी का होल स्क्वायर। तो ये इसको एज अ फॉर्मूला भी समझ लो, कॉमन सेंस भी कह लो, जो कहना है, मैं तो फॉर्मूला नहीं बोलता हूँ, बट ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी का। क्लियर है? हाँ सर। कॉपी कर लो इसको। सर एक छोटा सा डाउट पूछो अभी। बोलो। सर अभी समझो एक वेक्टर दिया आई कैप प्लस जे कैप ऐसा हॉरिजॉन्टल, तो फिर उसका वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू आई कैप माइनस जे कैप आता है, तो फिर वो कैसे आता है? हॉरिजॉन्टल वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट, यानी आई कैप प्लस जे कैप हॉरिजॉन्टल वेक्टर दिया है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट आई कैप माइनस जे कैप आता है, तो फिर वो कैसे आता है, वो नहीं बट समझा। कुछ गलत बोल रहे हो। हॉरिजॉन्टल वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 होगा ना, क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा हाँ। हॉरिजॉन्टल वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ सर आई कैप प्लस जे कैप तो हॉरिजॉन्टल है ही नहीं सर वेक्टर। क्या? सर आई कैप प्लस जे कैप थोड़ी ना हॉरिजॉन्टल वेक्टर है। नहीं, नहीं है ना। हॉरिजॉन्टल तो किसी किसी लाइन को मतलब हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। आई प्लस जे तो एक्स वाई प्लेन में ही लाई करेगा ना, तो एक्स वाई प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन किधर भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा? वो क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है वो मतलब सही से फ्रेम नहीं कर पा रहा है, थोड़ी देर में खुद समझ आ जाएगा। मैं बताता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मैं बताता हूँ वो क्या पूछना चाह रहा है। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि वो पूछना क्या चाह रहा है। जल्दी से तो कॉपी मतलब कर इसमें लो। हम यही कर रहे हैं ना कि जो ए वेक्टर है उसको असल में हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट जैसे दिखाएंगे और एक वेक्टर जो है वो बी के अलोंग है। हाँ, मतलब
ए के दो कंपोनेंट निकाले पर एक्स वाई के अलोंग नहीं, बी के अलोंग और बी के परपेंडिकुलर के हाँ अलोंग निकाले। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। ओके सर। हो गया। एक सेकंड से वो लास्ट वाला कॉपी कर रहा हूँ। हो गया। यस। आगे बढ़ूं। Yes, sir. अब देखो कभी कभी इसी में आपसे पूछ सकता है कि किसी वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर निकालना होगा। That is component of A perpendicular to B.
इसी डायग्राम में अगर ध्यान से देखोगे, नया कुछ नहीं ड्रॉ करता मैं, यही डायग्राम से। मैंने बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब अगर हम ए से यहां एन ड्रॉ करें तो ये जो ओ एन वेक्टर होगा यही होगा कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, होगा। Yes. So this vector A is nothing but OM vector minus ON, sorry, plus ON vector, ऐसा होगा। तो यहां से मुझे मिलेगा ON वेक्टर इज A वेक्टर माइनस OM वेक्टर, और OM वेक्टर हम लोग जस्ट अभी ऊपर ढूंढ चुके हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, वेक्टर A माइनस A डॉट B multiplied with vector B divided by mod of B का होल स्क्वायर, है ना। तो ये जो होगा ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी का। समझ आया सबको? यस Yes. यस सर। कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। कॉपी कर दो इसको। सर एक एग्जाम्पल के साथ भी समझा देंगे क्या? हाँ हाँ, कॉपी करने का भी एक एग्जाम्पल देता हूँ, घबरा मत। हो गया, आगे बढ़ू? एक सेकंड सर और लास्ट में।
हो गया? यस अब एज ए एग्जाम्पल आप लोग का आज बुकलेट डिस्कशन है, तो आपके बुकलेट से ही एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक्सरसाइज 2। एक बार इसको कोशिश करो, हो सकता है आप लोगों में से किसी का डाउट भी रहा होगा। इसको कोशिश कीजिए।
हो गया? यस सर। यस सर। सर ए ऑप्शन है आंसर। एक ही आंसर है? हाँ सर। नहीं सर, तीन मोर देन वन होगा। ए बी सर ए दिया है। नो ऐसा ही और भी। देख लेते हैं। तो कंपोनेंट ए अलोंग बी, तो ए अलोंग बी क्या हो जाएगा कि ए कॉस थीटा बी के अलोंग यूनिट वेक्टर मॉड ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ बी के अलोंग यूनिट वेक्टर, ऐसा हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। यस तो मॉड ए 5 हो गया। अच्छा, मॉड ए के टर्म में ऐसे ही लिख दिया। ओके ओके, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड ए कॉस थीटा रहने दो, बी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2 होगा। यस यस सर। ये आंसर हो गया। तो ए अलोंग बी ए आंसर हो गया, तो फिर सी नहीं होगा। यस अब मुझे चाहिए परपेंडिकुलर टू बी। तो कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, तो कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी क्या होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा मॉड ए साइन थीटा। डायरेक्शन क्या होगा, कौन बताएगा? आई माइनस जे रूट ओवर √2। और डी नहीं होगा? नहीं सर, जे माइनस आई, सॉरी सर। क्यों, मतलब जो भी आई माइनस जे जे माइनस से, क्यों नहीं? दोनों होगा मेरे हिसाब से। सोच के बताओ। बोलो बी और डी में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा करेक्ट है? सर इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करेंगे तो जो 0 देगा वो करेक्ट है। किसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी के साथ? सर बी या डी में से, इन दोनों में से जिसका दोनों डॉट जीरो देगा, दोनों जीरो देगा, करके देख लो। नहीं, तुमने होमवर्क भी नहीं किया तुम लोगों ने, और दिमाग भी नहीं लगा रहे हो। सर आई माइनस जे 4th क्वाड्रेंट में होगा और उसका रिजल्टेंट 1st क्वाड्रेंट में, पर और कोई? और कोई बोलो। सर सर जे माइनस आई जो है सर, वो सेकंड क्वाड्रेंट में जहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन आई माइनस जे है वहाँ पे फोर्थ में, तो वहाँ पे नेगेटिव होता है। तो सर असल में जो बी ऑप्शन है वो बन जाएगा माइनस बी साइन थीटा आई माइनस जे, तो फिर माइनस अंदर चला जाएगा तो जे माइनस आई बन जाएगा। चलो सुनो तुम लोग, ये है वेक्टर बी, ठीक है? अभी ए को छोड़ो, ये है वेक्टर बी,
तो बी के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन, वेक्टर ए की मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, मैं वेक्टर बी की बात कर रहा हूं। तो ये वाला लाइन इसी प्लेन में और ये वाला लाइन, ये दोनों बी के परपेंडिकुलर होगा। यस सर। तो ये लाइन भी बी के परपेंडिकुलर होगा और ये वाला लाइन भी बी के परपेंडिकुलर होगा, है ना? यस सर। यस सर। अब देखो वेक्टर ए, तो वेक्टर ए कहीं इधर है मान लो, कहीं भी, मतलब मैं तो वेक्टर ए कहीं इधर है। तो ए का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी, सब ध्यान से सुनेगा, ए का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी जो कुछ भी होगा, ओ, इसको ए कह लो, इसको m कह दो, इसको n कह दो, ऐसे। तो कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी ओ एन होगा ना? यस यस सर। कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी ओ एन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। तो अगर ओ एन होगा तो ओ एन और ए वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट होना चाहिए, यस सर। है ना? सो एंगल बिटवीन ओ एन एंड ए should be acute। एक इंफॉर्मेशन ये है मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और दूसरा इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि ओ एन का मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, यस सर। और तीसरा इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि ओ एन परपेंडिकुलर टू बी होना चाहिए। ये तीन इंफॉर्मेशन है मेरे पास। यस सर। अच्छा, ध्यान से देख, ओ एन का मैग्नीट्यूड मॉड ए साइन थीटा होना चाहिए, पहला ये इंफॉर्मेशन। तो इससे ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया इस इंफॉर्मेशन से। यस सर। अच्छा, ओ एन परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होना चाहिए, बी क्या है, आई प्लस जे, मतलब ओ एन डॉट बी 0 होना चाहिए। यस सर। इस इंफॉर्मेशन से भी देखेंगे तो ये भी करेक्ट मिला, ये भी करेक्ट मिला, हाँ या ना? यस यस सर। अच्छा, अब तीसरा इंफॉर्मेशन कि एंगल बिटवीन ओ एन एंड ए एक्यूट होना चाहिए। तो मैंने सिखाया था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है तो ओ एन डॉट ए पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस यही है ना? हाँ बोलो। सर। यस अब ओ एन डॉट ए देखो तो किस में पॉजिटिव आता है? जैसे बी में करोगे तो 3 माइनस 4 अपॉन रूट 2 आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डी में करोगे तो 4 माइनस 3 अपॉन रूट 2 आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
हाँ सर समझा। आया समझ में सबको? नहीं सर, लास्ट वाला वापस समझाओ। समझाओ मतलब तू बैठ के देख रहा होगा हिस्ट्री के जैसा। मैंने क्या बोला, ON और A को डॉट करके देखो B और D में किस में पॉजिटिव आता है। करके देखा कि ऐसे ही सिर्फ सुन रहा है मेरी बात? एक सेकंड सर, करके देखता हूँ एक सेकंड। हाँ तो करके देखो, यही मैं पहले कहा था कि करके देखो। सर सर अगर ऑप्शन बी होता माइनस ए साइन थीटा वगैरह वगैरह, सर बी भी सही होता ना? नहीं नहीं, माइनस मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करके देखते ना। -A साइन थीटा होगा तो B और D तो सेम हो जाएगा ना ऑप्शन, तो दो ऑप्शन सेम क्यों देगा? समझी कुछ? हाँ सर। आगे बढ़ूं? Yes, sir. हो गया सबका? हाँ सर। किसी को कोई डाउट? नहीं। चलो एक और एडिशनल चीज बताता हूँ। if A plus B plus C is equal to 0, then सपोज ये 3 वेक्टर है, सर ये वही है ना कि इक्वल स्पेस्ड होते हैं, लाइक ये शायद आपने बताया था काफ़ी टाइम पहले। नहीं नहीं बताया था। ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये 3 वेक्टर ABC है, और ये तीनों का सम अगर 0 है तो A mod A अपॉन साइन अल्फा is equal to mod B अपॉन साइन बीटा is equal to mod C अपॉन साइन गामा होगा। ठीक है? प्रूव करके दिखाता हूँ ऐसा क्यों होगा, बट ये एक फैक्ट है जो अगर याद है और यूज करना जानते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। कैसे होता है वो तो मैं सिखाऊंगा अभी, मतलब प्रूफ इसका। आई बात समझ में? इसी में तीनों वेक्टर को अगर फोर्स से रिप्लेस कर दोगे F1 F2 F3 तो इसको हम लोग कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। 3 फोर्स का सम अगर 0 है तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो F1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। इसको हम लोग उस समय नाम दे देते हैं, वैसे ये सब तो कॉमन सेंस है, इसको नाम दे देते हैं लामीज थ्योरम। नाम क्या देते हैं? ये थ्योरम है, बट वैसे ये फोर्स नहीं, दुनिया के हर वेक्टर के लिए ट्रू है। और वैसे भी नहीं, ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री का साइन लॉ ही तो है, नया क्या है?
ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो ना, ज्योमेट्री में किसी भी ट्रायंगल में a बाई साइन a इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c होता है। यस सर। इन तीनों का सम अगर 0 है तो इन तीनों को हम लोग एक ट्रायंगल में अरेंज कर ही सकते हैं। यस यस वो अरेंज करके जो ट्रायंगल बनाएंगे उसमें साइन रूल लगाएंगे तो यही आएगा। तो खैर वो सब बताता हूँ, पहले से कॉपी कर लो। Done, sir. हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो अब इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बहुत तरह से प्रूव कर सकते हैं। एक तो सिंपल मेथड, अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे। अगर 3 वेक्टर का सम 0 है तो डेफिनेटली उसको एक ट्रायंगल में अरेंज कर सकते हैं, है ना। यस तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। इसको कहते हैं वेक्टर ए, इसको कहते हैं वेक्टर बी, इसको कहते हैं वेक्टर सी। ऊपर जो आपने डायग्राम लिखा है, देखा है, उसमें ए और बी के बीच का एंगल क्या है? डेल्टा। डेल्टा नहीं, अल्फा बीटा गामा कुछ होगा। गामा। गामा मतलब अपनी डायग्राम में ये एंगल गामा है ना। बी Yes, और sir. Yes. बी और सी के बीच का एंगल क्या है? अल्फा। तो ये अल्फा हो गया अपने डायग्राम में। सी और ए के बीच का एंगल क्या है? बीटा। बीटा। तो अपने डायग्राम में ये एंगल हो गया बीटा। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। ये वाला डायग्राम और वो वाला वेक्टर डायग्राम सेम है? हाँ सर। अच्छा, यस अब इस ट्रायंगल में साइन रूल लगाओ। ये अगर गामा है मतलब ये पाई माइनस गामा, ये पाई माइनस अल्फा, ये पाई माइनस बीटा होगा ऐसा। यस। तो ट्रिग्नोमेट्री का साइन रूल अगर लगाओगे अप्लाइंग साइन रूल ऑफ ट्रायंगल, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए
अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा, यही होता था ना, a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन सी किसी भी ट्रायंगल में। यस सर। तो ये मॉड ए अपॉन साइन ऑफ ए के सामने वाला एंगल क्या है, तो पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी अपॉन साइन ऑफ बी के सामने वाला एंगल पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस गामा। लिखेंगे ऐसा, यस। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो मॉड ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू मॉड बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू मॉड सी अपॉन साइन गामा। ऐसा होगा, आया समझ में? हाँ सर। यस सर। कॉपी कर लो। दूसरा, इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी प्रूव कर सकते हैं, बताता हूँ, पहले तो कॉपी कर लो। वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ये वेक्टर के थोड़े एडवांस वाले कॉन्सेप्ट हैं, बुकलेट वगैरह वैसे भी आपका सॉल्व हो जाएगा। सर बोलो। सर इसके एनालॉगस रूल होल्ड करता है क्या फॉर हायर डायमेंशंस? मतलब एज इन मतलब अगर 4 वेक्टर्स है 3D नहीं स्पेस। नहीं, ओके। Done, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। सर एक सेकंड सर। आगे बढ़ूं। हाँ सर। अब इसी बात को क्रॉस प्रोडक्ट से सिखाता हूँ कैसे प्रूव करते हैं। इधर देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है इज इक्वल टू 0, ऐसा है। यस सर। इसको a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो दोनों साइड, taking cross product
with a on both sides. तुम्हें ऐसा मिलेगा a क्रॉस a plus b plus c, this is equal to 0, ऐसा? हाँ सर। 0 मतलब 0 वेक्टर होगा वो। तो यहां मिल जाएगा a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है ना। तो ये भी 0 वेक्टर होगा a क्रॉस से। तो फाइनली मुझे यहां से मिलेगा a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a क्रॉस c, या फाइनली ऐसा a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस a। हो गया ऐसा? हाँ सर। अच्छा, अब इसी में एक बार b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। सो सिमिलरली taking cross product with b on both sides. b के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। एक ही बार रिजल्ट लिख देता हूँ, कौन बार बार लिखेगा। b क्रॉस b 0 हो जाएगा, b क्रॉस c बचेगा। सो b क्रॉस c इज इक्वल टू इधर b क्रॉस से उधर जाके a क्रॉस b हो जाएगा, ऐसा होगा? यस। सो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी ना। ठीक से देख, हाँ सॉरी सर, हाँ प्लस प्लस प्लस। तो इन दोनों से हम ऐसे लिख सकते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a, ऐसा होगा? यही मतलब हुआ? सर आप बी क्रॉस प्रोडक्ट वाला समझाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, लिख के देखना। लिखते वक्त एक एक स्टेप लिख के देखना, अपने आप समझ आ जाएगा। नहीं आए तो फिर मैं बताता हूँ। तो अगर ये वेक्टर इक्वेशन ट्रू है तो इसका मैग्नीट्यूड में ये रिलेशन होगा? बोलो। यस। तो इसको लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी इंटू ए और बी के बीच क्या एंगल है डायग्राम में? गामा। तो इंटू साइन गामा इज इक्वल टू मॉड बी इंटू मॉड सी इंटू बी और सी के बीच क्या एंगल है? अल्फा। इज इक्वल टू मॉड सी इंटू मॉड ए इंटू ए और बी सी के बीच क्या एंगल है? ऐसा है? यहां तक कोई दिक्कत? अब तीनों को मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू मॉड सी से डिवाइड कर दो, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, साइन गामा अपॉन मॉड सी, साइन अल्फा अपॉन मॉड ए, साइन बीटा अपॉन मॉड बी, ऐसा दिख रहा है? बोलो। यस सर। तो फाइनली वो हो गया जो एक्सप्रेशन हम ढूंढ रहे हैं, मॉड ए अपॉन साइन अल्फा, रेसिप्रोकल ले लो सबका, इज इक्वल टू मॉड बी अपॉन साइन बीटा
इज इक्वल टू मॉड सी अपॉन साइन गामा। यही प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। एक एक स्टेप समझ के कॉपी कर लो। सेकेंड मल्टीप्लिकेशन में मैंने सिमिलरली लिख के कर दिया है, तो एक बार सिमिलरली के आगे एक स्टेप और आप खुद से ऐड करो, जिसको नहीं समझ आया है देखो शायद आ जाएगा। Done, sir. हो गया सबका? हाँ सर। आगे बढ़े? यस सर। आया समझ में? जो बोल रहे थे कि सेकेंड वाला बी का मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आया था। नो सर। बोलो नहीं आया? नहीं सर। क्यों? यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई करके लिख के देखा या केवल कॉपी कर लिया? नहीं सर, मैंने एक स्टेप किया पर मैं उस पर अटक गई फिर मल्टीप्लिकेशन करने में। देखो इधर, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, दिस इज इक्वल टू 0 होगा? होगा? बोलो। बोलना बेटा, होगा 0? हाँ सर। और बी क्रॉस बी तो 0 होता ही है, तो क्या बच गया? अब Yes, बच sir. गया बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस सी। Yes, sir. अब आया समझ में? हाँ सर। आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलो, जैसे एक एग्जांपल देखो इसका।
सपोज ये एक मास है 20 kg का, ठीक है। ऐसे समझो कि ये एक 20 kg का ऑब्जेक्ट है और ये 2 स्ट्रिंग है। मतलब ये एक धागा है और ये एक धागा है, ये दोनों धागा मिलकर इसको इक्विलिब्रियम में रखा है, समझ रहे हो। हाँ सर। तो इस स्ट्रिंग का टेंशन कुछ इधर होगा T2, इस स्ट्रिंग का टेंशन कुछ इधर होगा T1, और ये एंगल मान लो 30 डिग्री है सपोज, और ये 20 kg है। सो फाइंड T1 and T2 if object is in equilibrium। क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। यस सर। यस सर। कोशिश करो।
सर हो गया सर, आंसर चार्ट में लिखूं कि क्या? नहीं, लिखने उखने की बात नहीं, ईमानदारी से हो गया तो बताओ क्या हुआ। सर जैसे T1 आया और 200/√3 और T2 आया 400/√3। ऐसे सर किया, T1 400/√3 और T2 200/√3। हाँ सर उल्टा आया। उल्टा आया तुम्हें। और बोलो, और किसी को? अच्छा सॉरी सॉरी सर, मैंने वो T1 T2 को उल्टा ले लिया कि वो जो लेफ्ट में जा रहा था वो। कैसे किया ये बताओ। सर एक और वेक्टर होगा यहाँ पे सर, उसका वेट, उसके बाद हम उनका एंगल निकाले, मतलब T1 और T2 के बीच में है एंगल 120, और फिर T1 और वेट के बीच में 150 और T2 और वेट के बीच में 90, तो फिर लैम्स थ्योरम लगा देंगे। वेरी गुड। देखो बहुत तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज ये हो गया 200 न्यूटन, ये हो गया T2 और ये है मेरा T1, ऐसा है। यस सर। अब एक तरीका ये कहता है कि मैं सारे वेक्टर को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व कर दूं। तो 200 इधर ही है, T2 इधर ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल हो गया 30 डिग्री, हो गया। यस सर। यस सर। तो T1 का कंपोनेंट इधर हो गया T1 cos 30 डिग्री, और T1 का कंपोनेंट इधर हो गया T1 sin 30 डिग्री। यस सर। अच्छा, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये हुआ कि T1 cos 30 डिग्री इस 200 को बैलेंस कर रहा होगा, है ना। हाँ सर। यस सर। और ये T2 T1 sin 30 डिग्री को बैलेंस कर रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो यहां से cos 30 क्या होता है? √3/2। तो यहां से T1 मिल जाएगा 400/√3 न्यूटन, मिलेगा। यस। और यहीं से T2 क्या मिल जाएगा? T1/2 sin 30 1/2 होता है, दैट इज 200/√3 न्यूटन। आया समझ में? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? तो बिना लामिस थ्योरम कैसे करेंगे? लामिस थ्योरम लगाएंगे तब कैसे करेंगे, देखते हैं। आगे बढ़े। यस। यस सर।
इसी को ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया मेरा 200 न्यूटन, ये हो गया मेरा क्या था, T1 या T2, मुझे याद नहीं है। T2 T2 और ये हो गया T1। इन तीनों वेक्टर का सम 0 होना चाहिए। ये एंगल 90 डिग्री है, बोलो। हाँ सर। ये एंगल 120 डिग्री है, यस सर। और ये एंगल कितना हो गया, 150 150 150 डिग्री हो गया। तो अगर हम बिना रिजॉल्व किए सीधा सीधा लामिस थ्योरम लगा दें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं T1 अपॉन साइन 90 is equal to T2 upon sin 150 is equal to 200 upon sin 120। लिख सकते हैं। यस सर। हाँ सर। T1 sin 91 sin 150 कितना होगा, हाँ 1/2। 1/2 तो T1 is equal to 2T2 is equal to sin 120 कितना होगा, √3/2 यहाँ से भी आ गया एक लाइन में आंसर। हाँ सर। आया समझ में, यस सर। कॉपी कर लो। हो गया, आगे बढ़ूं। हाँ सर हो गया। सर हाँ सर। चलो तुम लोग कुछ डाउट पूछ लो अब, और कम पूछना, ज्यादा वो डाउट का ये मतलब नहीं है कि सारे क्वेश्चन मुझसे ही करवा लो, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। बोलो, बुकलेट में से एक्सरसाइज 1 2 3 4 कुछ डाउट पूछो जो लग रहा हो कि नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा जो अब देखने से लग जा रहा होगा कि अच्छा अब हो जाएगा। बोलो। मॉड्यूल में भी डाउट नहीं है, अभी सिर्फ असाइनमेंट में डाउट काफी है। मॉड्यूल में कोई डाउट नहीं है, नो नो सर। सर। असाइनमेंट में क्या डाउट है, बोलो। सर 8 का डी पार्ट। कौन से असाइनमेंट में, सर असाइनमेंट 5 नहीं सॉरी असाइनमेंट 4 क्रॉस प्रोडक्ट। असाइनमेंट 4 की DPT 4, सर असाइनमेंट 4। असाइनमेंट 4, असाइनमेंट 4। बोलो क्वेश्चन नंबर 8D। 8, असाइनमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सर 8 का डी पार्ट सर हाँ पूरा हाँ नहीं देखते हैं, वो ABCD देखेंगे। सो असाइनमेंट 4 का डाउट है क्वेश्चन नंबर 8, यही वाला। हाँ सर। 3 वेक्टर दिया हुआ है ABC कुछ कुछ अपना, यस। है ना। अच्छा, तो मुझे C क्रॉस A एंड A प्लस B देखना है। हाँ यूनिट वेक्टर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कोलिनियर, कोप्लेनर, ऐसा वैसा। ठीक है,
कॉमन सेंस से एक चीज बताता हूँ, देखो इस डायग्राम में, सॉरी इस इक्वेशन में जो ए बी सी दिया हुआ है ना, हाँ सर। ये ए बी और सी तीनों एक्स वाई प्लेन में है। हाँ सर। अच्छा, तो सी क्रॉस ए तो एक्स वाई प्लेन में नहीं होगा। हाँ सर, हाँ वो जेड वाले में आ जाएगा। हाँ और ए प्लस बी एक्स वाई प्लेन में ही होगा। यस सर। ये बात समझ आ रहा है? हाँ सर। ए प्लस बी एक्स वाई प्लेन में ही होगा, चाहे जो भी हो। और सी क्रॉस ए कुछ भी हो, एक्स वाई प्लेन में तो नहीं होगा, ये पक्का है। एक तो एग्जैक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस से इतना तो बोल सकते हैं ना कि एक्स वाई प्लेन में नहीं होगा। यस। और एक्स वाई प्लेन में नहीं होगा, साथ ही साथ एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का डेफिनेशन पढ़े थे ना, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू बी, एज वेल एज प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। हाँ। तो सी और ए वेक्टर दोनों एक्स वाई प्लेन में, दोनों में आई और जे है। तो जो सी क्रॉस ए होगा वो के कैप में कुछ होगा, ये तो पक्का है। उसमें आई नहीं होगा, उसमें जे नहीं होगा। यस सर। पक्का? हाँ सर। तो ए प्लस बी जो कि एक्स वाई प्लेन में है, उसके परपेंडिकुलर तो हो ही गया ना। ओ अच्छा, हाँ हाँ। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया, कोलिनियर नहीं हुआ, कोप्लैनर नहीं हुआ क्योंकि अलग अलग प्लेन में है। हाँ। और बोलो, और डाउट्स है किसी का? हाँ सर, One एनी is डाउट, question 9. बुकलेट, असाइनमेंट, कुछ भी? असाइनमेंट 4 में से पूछ रहे हो? हाँ सर, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9, ठीक है। असाइनमेंट 4 ही पहले खत्म कर लो। आज तुम्हारा ये चैप्टर खत्म। ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, क्यों पूछा? तो इसको लिखेंगे ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस बी, ऐसा लिखेंगे। यस। ए क्रॉस ए नल वेक्टर, यस सर। बी क्रॉस बी नल वेक्टर, और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों इक्वल ही होगा। आई मीन बी क्रॉस बी क्रॉस ए और माइनस ए क्रॉस बी दोनों इक्वल होगा। यस सर। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस ए होगा। अच्छा, दूसरा तरीका ये है ओरली बताने का कि ये कुछ भी होगा, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर तो कभी नहीं ही हो सकता है ना। यस सर। तो सीधा सीधा आंसर नन ऑफ दीज, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन स्केलर हैं। हाँ सर। और बोलिए सर 15। असाइनमेंट 4 का 15th। यस सर। अच्छा, असाइनमेंट 4 में 15 जस्ट दिख रहा था, तो उसी के नीचे देखो 16th है। ये अभी जो लामिज थ्योरम बताया उससे बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
हाँ सर। Yes. सब लोग देखो 15 के नीचे एक 16 दिख रहा है। पहले आप लोगों ने पहले भी सॉल्व हो सकता था, ऐसा है कि नहीं होगा, बट लामीज थ्योरम से और प्रिसाइजली सॉल्व होगा। यस सर। देखो, which of the following arrangement of axis can be labeled as right hand coordinate system? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि मैं I और J को क्रॉस करूं तो K मिलना चाहिए, है ना? Yes. राइट हैंड थंब रूल से। तो देखो इसमें ये है I और ये है J, है ना, और ये है K। इस सिस्टम का ये मतलब हुआ। अब राइट हैंड निकालो अपना अपना, देखो I क्रॉस J K सही दिख रहा है? यस सर। तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, ठीक है। यस। सेकंड, ये I है, ये J है और ये K है। तो देखो I क्रॉस J K Yes. दिख रहा है, ये जो Z है ये आउटवर्ड प्लेन है, तो I क्रॉस J K ये भी करेक्ट दिख रहा है मुझे। अब इसमें देखो ये I है, ये J है, और ये K है। तो I क्रॉस J K प्लस K ये बाहर की ओर अगर है तो ये भी करेक्ट दिख रहा है मुझे। यस सर। ये I है, ये J है और ये K है। तो देखो इसमें I कहाँ है? अंदर की ओर। J कहाँ है? नीचे की ओर। तो I क्रॉस J K ये भी करेक्ट है। इसमें देखो ये I, ये J और ये तो करेक्ट है ही नहीं, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है ना। इसमें देखो I क्रॉस J माइनस के अंदर की ओर होगा, है ना? बोलो। Yes. इसमें देखो ये I बाहर की ओर, ये J ऊपर की ओर, सॉरी ये K है K, और ये J इधर की ओर। तो देख लेते हैं I बाहर की ओर और J इधर की ओर, तो I क्रॉस J प्लस K ये भी करेक्ट दिख रहा है मुझे 5 छोड़ के सब करेक्ट दिख रहा है। तो which of the arrangement of the axis can be labeled as right hand coordinate system as usual, each axis ऐसा वैसा। तो 1 और 2 ये ऑप्शन भी करेक्ट है, 3 4 ये ऑप्शन भी करेक्ट है, 6 ये ऑप्शन भी करेक्ट है, डी ये ऑप्शन रॉन्ग है। आंसर क्या दिया है? यही है सर, ABC। मोर देन करेक्ट है ना, ABC। ठीक है, और सर इसमें फिफ्थ वाला एक और बार बताओगे क्यों रॉन्ग है? फिफ्थ वाले में ये जेड है, मतलब ये के कैप का डायरेक्शन है, ये जे कैप का है और ये आई कैप का है। तो देखो ये हुआ आई कैप, दिख रहा है ब्लू वाला पेन? हाँ सर। ये हुआ जे कैप। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो के अंदर की ओर जाएगा। हाँ सर। इसमें के बाहर की ओर दिया है। ओ अच्छा, हाँ ओके सर।
सर क्वेश्चन 11। तुम लोगों को ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बताया था। हाँ सर, सर आंसर 3 आना चाहिए सर। 3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर 2 दे रखा है। सही दिया है, देखो कैसे, ये अच्छा क्वेश्चन। देख सब, ABC रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ऐसा है। हाँ सर। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया मेरा A, और ये पॉइंट हो गया A। ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर B का, ये पॉइंट हो गया B और ये वेक्टर हो गया B। ये पोजीशन वेक्टर हो गया C और ये पॉइंट मान लो हो गया C। अब इस ABC को ज्वाइन कर दो, तो ABC को ज्वाइन कर दोगे तो ये सॉरी, और ये एक ट्रायंगल बना। हाँ सर। हाँ सर। इसमें से कोई एक ये वाला वेक्टर ले लो, इसको क्या लिखेंगे? B माइनस A लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे? C माइनस A लिखेंगे। अब B माइनस A और C माइनस A का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। सो B माइनस A क्रॉस C माइनस A। तो B माइनस A और C माइनस A का क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेंगे तो B क्रॉस C माइनस A क्रॉस C माइनस B क्रॉस A प्लस A क्रॉस A, यही कहानी होगी। यस सर। तो इसको लिख सकते हैं कि B क्रॉस C प्लस A क्रॉस B प्लस C क्रॉस A, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। B माइनस A, B माइनस A वेक्टर और C माइनस A वेक्टर, ये दोनों ट्रायंगल ABC के दो साइड हैं, AB और AC। हाँ सर। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया? AB क्रॉस AC हो गया। यस सर। तो यहां से AB क्रॉस AC का मॉड इज इक्वल टू, यही आ गया जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यस सर। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है ना। तो आप लोग को मालूम है कि AB क्रॉस BC में AB और BC दो साइड ऑफ ट्रायंगल हैं, तो इसका मतलब है कि ये टर्म क्या होगा? एरिया। ये टर्म एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। हाँ सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का आई मीन डबल, आधा कुछ। A क्रॉस B का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? बोलो। A क्रॉस B का सर ज्योमेट्रिकल एरिया ऑफ मीनिंग पैरेललोग्राम। हाँ सर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। मतलब A क्रॉस B ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। यस।
हाँ सर। ये टर्म हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। हाँ सर हो गया। सर वो सर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था ना सर कि वर्टाइसिस का दे रखा है उन लोगों ने वेक्टर, साइड्स नहीं है वो। तो हाँ इसीलिए सर। बचपन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाते थे, तुम लोगों को लगता था क्यों पढ़ते हैं। और कोई एक्सरसाइज 4 में और किसी को कुछ पूछना है? सर आप एक बार 8th वाला दिखाओगे जो ऊपर किया था, मैं पूरा ही नोट डाउन कर पाया था। हो गया सबका? सर एक लास्ट डाउट है, थर्ड वाला इसी असाइनमेंट में। थर्ड वाला? हाँ सर। वेट, गला दबा दूंगा। लिख लिया, आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर हो गया। तो ये एक थर्ड वाला देखो जो पूछ रहा है। थर्ड वाला पूछा है तो मार डालूंगा मैं। The magnitude of scalar product of two vector is 8. मतलब AB cos theta is 8, यही मतलब हुआ। एंड वेक्टर प्रोडक्ट इज 8√3, मतलब AB sin theta is 8√3। तो एंगल बिटवीन A एंड B चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो tan थीटा क्या हो गया? √3 हो गया। ओ अच्छा अच्छा, हाँ ओके सर समझा। मतलब थीटा 60 डिग्री हो गया। यस सर। और सर बोलो 120। सर 120 भी होगा क्या? सर, आंसर 120 डिग्रीज भी होगा इसका। 120 भी होगा तो 120 भी कर लो, दो ऑप्शन है अगर तो 60 और 120 दोनों होगा ना। हाँ सर, क्योंकि बी क्रॉस ए भी होगा ना इसलिए। ठीक है। यस। यस सर। मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ा, देखा था मैं ऐसे ही केवल। और बोलो। सर मॉड्यूल एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन 4 का डी पार्ट। मॉड्यूल एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 4 का डी पार्ट। क्वेश्चन 4 का डी पार्ट। Two vectors A and B lie in one plane, C in different plane, ऐसा वैसा वैसा। ओके देखो, ये हो गया बुकलेट, बुकलेट का एक्सरसाइज 2। ये वाला क्वेश्चन है। यस सर। Two vectors A, B lie in one plane, vector C in different plane, then A plus B plus C। तो देखो, अगर दो वेक्टर जिस प्लेन में होगा A प्लस B उसी प्लेन में होगा, यस सर। तो A प्लस B और C ये डिफरेंट प्लेन में है, ये पक्का है। यस सर। तो ये कभी जीरो नहीं हो सकते। यस सर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कैन बी जीरो, ऑप्शन बी रॉन्ग है। लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ये भी रॉन्ग है। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा,
lies in the plane different from that of any of three vectors. अच्छा, तो एक काम कर लेते हैं, मतलब ऐसे विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है तो तुमको जो मन करे वो मान लो। ए को अपने मन से मान लो i प्लस जे, बी उसी प्लेन में है तो कुछ मान लो जो मन करे, i माइनस जे मान लो। सी दूसरे प्लेन में है तो कुछ जे प्लस के मान लो, ऐसा ये दूसरे प्लेन में हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी अगर देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2i प्लस जे प्लस के, कुछ ऐसा मिलेगा। यस सर। क्या ये ए के प्लेन में है? यस सर। सर अगर नहीं बी है ए के माइनस प्लेन में बेटा, ए के प्लेन में नहीं है। यस सर। सर अगर बी माइनस आई माइनस जे होता। चलो माइनस आई माइनस जे कर देते हैं, अब करो तो ये क्या हो गया, जे प्लस के हो गया। यस सर। सर तो फिर वो सी के प्लेन एक में हो गया। रुक जा बेटा, अब ये हो गया, क्या हो गया, जे प्लस के। जे प्लस के हो गया ये। हाँ बट इसमें तो a प्लस बी 0 हो गया तब हुआ ऐसा, यस सर। है ना। तो a प्लस बी 0 हो गया, a प्लस बी अगर 0 है तब तो a प्लस बी प्लस सी जो भी होगा वो c के ही बराबर होगा, है ना। तो ये हुआ स्पेशल कंडीशन, इसको जनरलाइज नहीं बोल सकते, है ना। ओके सर, अंडरस्टूड। समझ गए। यस आंसर तो वो करेक्ट होगा जो ऑलवेज ट्रू है। यस सर, मैं वही सोच तो रही थी। अगर रहता कैन बी तब ये करेक्ट होता, यस सर। है ना। सर इन लोगों ने दिया नहीं सर कि सी 0 है या नहीं है। सर वो 0 मतलब सर ए बी सी तो 0 हो सकते हैं ना। क्या कैसी बात करते हो तुम लोग। सर मतलब आंसर 0 भी हो सकता है, सर 0 नहीं भी हो सकता है क्योंकि सर इनके कैसे 0 हो सकता है। सर ए बी सी तो 0 हो गए अगर। क्या 0 हो सर ए बी और सी सर तीनों 0 है सर, कोई भी कंडीशन नहीं दी है सर कि ए बी सी। अरे तीनों 0 अगर है तो ए बी और सी तीनों अगर 0 है, ए बी और सी तीनों 0 है तो ये बात लिखने का क्या मतलब है कि सी डिफरेंट प्लेन में है, ए डिफरेंट प्लेन में है, बी डिफरेंट प्लेन में है, क्या मतलब है इस बात को लिखने का, बताओ। सर डज इट मेक एनी सेंस? नो सर। No. Number 2, any statement if written and you are saying it is correct or you are saying it is wrong, it means it should be correct always or it should be wrong always. ऐसा नहीं है कि पार्टली अपने मन से कोई कंडीशन हम घुसा दे और कहे कि ऐसा हो सकता है, तब होता, तब क्वेश्चन क्या होता कि इट मे बी 0। बात समझ रहे हो। तो अपने मन से कोई एक कंडीशन के लिए उसमें घुसा देने से आप वो स्टेटमेंट यूनिवर्सली ट्रू नहीं हो जाएगा। यूनिवर्सली ट्रू होगा जनरल कंडीशन पर कि ए बी और सी कोई भी जनरलाइज अब ये तो स्पेशल हो गया कि ए बी 0 हो गया, बी भी 0 हो गया, सी भी 0 हो गया 0। तो ये तो अपने मन से आपका एजम्पशन है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। समझे मेरी बात। तो स्टेटमेंट वही ट्रू होगा जो ऑलवेज है, बिना किसी एजम्पशन के। आप कुछ भी कर लो वो ट्रू है, तब हम बोलेंगे ना स्टेटमेंट ट्रू। अब जैसे मान लो मैं बोला कि एप्पल पेड़ से नीचे गिरता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब तुम कहोगे एप्पल में धागा बांध देंगे पेड़ से टूटने के बाद भी वहीं रहेगा, गलत हो गया सर आपका बात। तो ये तो स्पेशल कंडीशन हो गया ना। यूनिवर्सल ट्रूथ तो यही है कि एप्पल टूटने के बाद पेड़ से नीचे गिरेगा। अब तुम कहोगे नहीं हम एप्पल के नीचे जाली लगा दिए, नीचे गिरेगा ही नहीं, तो आपका तो गलत हो गया। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हुआ ना बेटा। नहीं सर। अब तो ये अपने मन से रैंडम कंडीशन मत सोचा करो। ओके सर।
चलो बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर। बट मेरे डाउट्स तो बचे हैं। सर नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा। सर मेरे डाउट्स अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। हाँ तो दोबारा खुद से सॉल्व करो तब तक जब तक खुद से ना हो जाए। ठीक है। सर असल में सर 2-3 घंटा लगा दिया सर। सर 12 डाउट से सर को हटा हटा के सर 5 बना दिए थे। 5 बना दिया ना, अब उस 5 पर फिर आज 2-3 घंटा लगाओ, फिर कुछ नहीं बचेगा। ओके ओके सर। ठीक है चलो। बाय सर, थैंक यू सर। या बाय।